की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लखनऊ को वैसे तो अदब का शहर कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में हुई अगर घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि अदब के शहर को किसी की नजर लग गई है। ऐसा लगता है कि जैसे आतंकवादियों और लव जिहाद का नेटवर्क चलाने वालों के लिए गंगा जमुनी तहजीब का शहर नया ठिकाना बनता जा रहा है। बीते कुछ सालों से लखनऊ में जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह मिल रही है, उसने यहां की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक देश के कई शहरों के डॉक्टरों के नाम सामने आए, जिसमें से लखनऊ से डॉक्टर शाहीन की भूमिका भी संदिग्ध थी। और अब फिर से लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में डॉक्टर रमीज का नाम सामने आया, जिसके ऊपर लव जिहाद से लेकर अवैध धर्मांतरण और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी डॉक्टर शाहीन से संबंधों की बात सामने आ रही है। केजीएमयू में यह मामला तब सामने आया जब बीते साल दिसंबर महीने में एक महिला डॉक्टर ने केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग में अपने ही साथ काम करने वाले सहयोगी डॉक्टर रमीज पर सनसनीखेज आरोप लगाए। महिला डॉक्टर ने जिस तरह के आरोप लगाए थे, उससे यह मामला पहली नजर में लव जिहाद का लग रहा था। महिला डॉक्टर ने पहचान छिपाकर प्यार करने, फिर विश्वास जीतकर संबंध बनाने और फिर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए। मामला यही नहीं रुका। जब महिला डॉक्टर ने विरोध शुरू किया तो उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल किए जाने लगा और आखिर में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। महिला डॉक्टर को एहसास हो चुका था कि वो किसी बुरी मुसीबत में फंस चुकी है और आखिरकार उसने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन दोस्तों की मदद से तुरंत इलाज मिलने से वो बच गई। जब मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो आपको बता दें कि केस किसी रहस्य से कम नहीं लगा। इसमें एक तरफ लव, सेक्स और धोखा है, तो दूसरी ही तरफ एक ऐसा नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। डॉक्टर रमीज पर सिर्फ लव जिहाद के ही आरोप नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं अधिक। उसका नाम जिन घटनाओं से जुड़ रहा है उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। रमीज के संबंध दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन से भी बताए जा रहे हैं। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि डॉक्टर रमीज और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे को जानते थे। यूपीएसटीएफ की जांच के बाद अब ये मामला एटीएस तक पहुंच चुका है। डॉक्टर रमीज के मोबाइल डेटा की जांच हो रही है, जिसमें आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ बयान सुनते हैं और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है। Such a candidate cannot continue in KGM, in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KGM. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGM that he will not continue in KGMU henceforth. विश्वविद्यालय को इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने दोष किया है तो जितना आप लोग चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उससे कई गुना हम लोग ज्यादा चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है, बहुत से लोगों के बयान लिए हैं। जब वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तब क्या हुआ, उसके इलाज में क्या हुआ, उसके मेडिको लीगल क्या है, और आज इन सारी समितियों की हो गई है। उन चीजों को अभी पब्लिक डिस्क्लोज मत करवाइए, उसकी भी रिपोर्ट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी, क्योंकि डीजी साहब का ये मानना था उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। As per the act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act, जो हमने at workplace तो एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इस तरीके का जब मामला निकलकर सामने आता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। केजीएमयू एक प्रतिष्ठित कॉलेज जहां से लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब दिल्ली ब्लास्ट से भी डॉक्टर रमीज जो कि लव जिहाद में सामने आया, धर्मांतरण में सामने आया, अब उसके कनेक्शन वहां भी जोड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूपीएसटीएफ लगातार इस मामले की जांच करती भी दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि पहले महिला रेजिडेंट जो है उसे फंसाया गया, दबाव तक डाला गया, शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण कई बार किया गया, फिर जब शादी की बात आई तो फिर धर्म परिवर्तन तक मामला पहुंच गया कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक शादी नहीं हो सकती। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि गर्भपात तक किया गया है महिला का। अब ऐसे में ये मामला इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि
आखिरकार जब प्रतिष्ठित कॉलेज से इस तरीके का मामला निकलकर सामने आएगा तो जो तमाम बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से विश्वास जता पाएंगे। जांच पूरी तरीके से चल रही है, कई दिनों से इस पूरे मामले पर जांच देखी जा रही है, लेकिन अब अंततः जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है तो सवाल कई सारे हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के साथ साथ डॉक्टर परवेज जो कि शाहीन का भाई है उसके साथ भी इस डॉक्टर रमीज का कनेक्शन जोड़ा गया है। बता दें इसका स्थायी पता उत्तराखंड का है, आगरा से एमबीबीएस किया था डॉक्टर रमीज ने। अब ऐसे में एमबीबीएस करने के बाद इससे पहले भी इस पर आरोप लगता है कि केजीएमयू में जहां उसने महिला रेजिडेंट को फंसाया उससे पहले उसने आगरा में भी शादी की है। जी हां, आपको बता दें कि उसने पहले भी शादी की है और यह मामला खुद उस महिला रेजिडेंट ने ही खोला है सबके सामने। खुलकर बातचीत की थी उसने महिला आयोग के उपाध्यक्ष से, और जब यह मामला निकलकर सामने आया कि उसने पहले भी शादी का झांसा देते हुए धर्मांतरण कराया है और एक बार फिर से धर्मांतरण कराने का दबाव डाल रहा है, तो कई सारे सवाल उठने लगे कि क्या धर्मांतरण का, लव जिहाद का कोई रैकेट चल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पर हर दिन हर रोज कई सारी कड़ियां जुड़ती दिखाई दे रही हैं, कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जैसे ही पूरी चीजें खंगालने की कोशिश हुई, जब सारी चीजें निकलकर सामने आई तो इसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज से भी निकलकर सामने आया। बताया जा रहा था कि डॉक्टर परवेज जो कि डॉक्टर शाहीन का भाई है उसके साथ इसका संपर्क भी था। डॉक्टर रमीज उसके संपर्क में कई समय से चल रहा था, और इतना ही नहीं बल्कि इस रैकेट में भी नाम सामने आता गया कि धर्मांतरण का जो रैकेट है इसमें जहां एक तरफ डॉक्टर परवेज के जुड़ने की बात निकलकर सामने आई, वहीं डॉक्टर रमीज भी इस मामले से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। पर ये कई सारे सवाल इस वक्त केजीएमयू प्रशासन पर भी उठते नजर आ रहे हैं कि केजीएमयू में ही इस तरीके का मामला था तो आखिरकार क्यों इस पर पहले से ही जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी, और उसके बाद बीजेपी नेता भी हमारे साथ अभिजात मिश्रा जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजात जी आपका। मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी। और ब्यूरो हेड हमारे विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद रहे। जिस तरीके से ये मामला खुला उसके बाद तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आई, रमीज का पता नहीं चला, उसके बाद जब पता चला तो जांच पड़ताल हुई, गिरफ्तारी हुई, सब चीजें आपने हूबहू देखी है, ग्राउंड जीरो पर देखी है। क्या जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बारीकी से ये कार्रवाई होती नजर आ रही है, क्या कुछ और खुलासे होने की संभावना हम जता सकते हैं इस मामले पर? देखिए प्रगति, मुझे लगता है कि इस मामले में केजीएमयू प्रशासन की तरफ से शुरू से ही लापरवाही बरती गई। जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर जिसके साथ यौन शोषण हुआ, जिसके धर्मांतरण के प्रयास किया गया, उस महिला ने सुसाइड की कोशिश की थी। उसका गर्भपात कराने की कोशिश की गई तो उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, और ये सब सारी जानकारियां केजीएमयू प्रशासन को थीं। उसके बावजूद केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया, जबकि जब 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब ऐसे मामलों में अगर कोई संजीदगी से कार्रवाई नहीं करता है तो कई सवाल उठते हैं। धर्म परिवर्तन का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, इन सब ऐसे विषयों पर संजीदगी से कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, लेकिन केजीएमयू इस मामले में कार्रवाई करने से चूक गया। हो सकता है उनको ये लगा हो कि डॉक्टर रमीज मलिक जो वहाँ से एमबीबीएस की एडमिशन लिया था उन्होंने, इसके अलावा महिला रेजिडेंट डॉक्टर वो भी वहीं की थी, तो उन्होंने इसे एक सामान्य प्रेम कहानी की तरह लिया हो, लेकिन मामला संवेदनशील था और उसको उतनी ही संवेदनशीलता से हैंडल करना चाहिए था। जब पीड़िता ने खुदकुशी का प्रयास किया और उसके बाद केजीएमयू प्रशासन के अधिकारियों के पास ये जानकारी पहुंची, प्रॉक्टर तक पहुंची, वीसी तक पहुंची, पीड़ित महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने उनको पूरी कहानी बताई कि किस तरह से डॉक्टर रमीज मलिक ने उनका यौन शोषण किया, उनका धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। उसके बाद भी केजीएमयू प्रशासन में कोई हरकत नहीं हुई। जिस तरह से, जिस गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया।
महिला आयोग जब मामला पहुंचा है तब वहां से हलचल शुरू हुई है और उसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने भी इस मामले में कार्रवाई शुरू की। लेकिन अगर हिंदू संगठन ना होते तो शायद कार्रवाई का जो स्तर अभी हमें दिख रहा है वो शायद उस पर कार्रवाई नहीं आ पाती। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, इस मुद्दे को उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया गया, तब केजीएमयू प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव पड़ा कि अब इस मामले में संजीदगी से कार्रवाई जरूरी है। नहीं तो एक केजीएमयू उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश के सबसे बड़े संस्थानों में आता है। यहाँ एडमिशन के लिए सबसे टॉप लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन यहाँ पर होता है, यानी टॉप प्रायोरिटी में होता है। ये बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकतें चल रही हैं, लव जिहाद चल रहा है, धर्मांतरण के प्रयास चल रहे हैं और उसको लेकर यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गंभीर नहीं है। सारे सवाल केजीएमयू प्रशासन पर ही शुरुआत में उठते हैं। अब जब कार्रवाई हुई, अपर्णा यादव वहां पर गई तो थोड़ा सा मामला और गंभीर हुआ। अभिजात मिश्रा जो हमारी डिबेट में मौजूद हैं, भाजपा के बड़े युवा चेहरे हैं, वो भी जब वहां पर पहुंचे तब कुछ जुम्बिश हुई और उसके बाद केजीएमयू प्रशासन जो अपनी बची खुची साख है, जो इस मामले में उन्होंने अपनी मिट्टी पलीत कराई थी, उसको बचाने में जुट गया और एक तरह से पेचबंदी भी शुरू कर दी कि अपर्णा यादव के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। तमाम उनके जो समर्थक थे, अभिजात मिश्रा का हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके जो उन्होंने कहा उस समय जब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने कहा कि वीडियो जो भी हंगामे के हुए, अराजकता के हुए, जो उनके आरोप थे, मैं उनके आरोप की बात कर रहा हूँ, उसके वीडियो हैं और उसी आधार पर कार्रवाई के लिए, एफआईआर के लिए वो तहरीर लिख कर देंगे। तो ये सारी चीजें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पेचबंदी में जो फजीहत करा रखी थी केजीएमयू प्रशासन ने इस मामले में, उससे बचने के लिए इस तरह से उन्होंने एक उसको कवर अप करने के लिए ये सारे एक्शन किए। लेकिन अब मामला इतना तूल पकड़ गया है कि डॉक्टर रमीज मलिक, जिसको छोटा मोटा प्रेम संबंध की बात कही जा रही थी, चर्चा हो रही थी, वो धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट, इतने बड़े नेक्सस से जुड़ा हुआ होगा। आगरा में जो नेटवर्क का खुलासा हुआ है उसमें, चूंकि आगरा में वहां पर रहे हैं डॉक्टर रमीज मलिक, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है, और डॉक्टर शाहीन जो दिल्ली ब्लास्ट में जिनका नाम आया, लखनऊ की कानपुर में मेडिकल प्रैक्टिस करती थी, वो कानपुर मेडिकल कॉलेज, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उनके भाई डॉक्टर परवेज, वो भी डॉक्टर हैं। बिल्कुल, विवेक आपसे एक चीज समझना चाहेंगे यहाँ पर, पीएफआई से जब 18 दिन तक डॉक्टर रमीज, विवेक आपसे जानना चाहेंगे कि केजीएमयू में महिला आयोग के पास दो मामले हैं। एक मामला है जो ये लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, रमीज का मामला है। दूसरा मामला वहां पर ट्रांसफ्यूजन ब्लड डिपार्टमेंट का है, जिसकी एक अलग तरीके से जांच चल रही है और वो मामला भी वहां पर पहले से पेंडिंग में चल रहा है। ये जिस तरीके से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी जो ब्लड फ्यूजन वाला डिपार्टमेंट है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जिस तरीके से जगह बदली गई और जगह बदलने के बाद यह हंगामा हुआ है, ऐसा लगता है कि यहां पर भी एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ताकि किसी तरीके से रमीज वाला मामला धूमिल हो जाए या डिसॉल्व हो जाए या वो पीछे चला जाए और ये जो उपद्रव वाली स्थितियां बनी हैं उस चीज को हाईलाइट किया जा सके। देखिए शेखर जी, दोनों मामले आपने जो बात कही है, दोनों मामले अलग अलग हैं। हालांकि जब अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब इस मामले को उठाया भी था कि केजीएमयू में 2 साल से जो ब्लड बैंक है उसको लाइसेंस नहीं रिन्यू कराया गया है। 2 साल से ब्लड बैंक हवा में माफ कीजिएगा, हवा में चल रहा है और तमाम वहां पर गड़बड़ियों का भी उन्होंने जिक्र किया था और इसकी जांच की आवश्यकता भी जताई थी, मांग भी की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि जो केजीएमयू प्रशासन की तरफ से एफआईआर हुई है, बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वो एफआईआर की नौबत इसीलिए आई, जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से एफआईआर की नौबत क्या तभी आई जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला मामला, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बदली गई और सारी चीजें इस तरीके से मैनिपुलेट हुई कि जो रमीज का मामला 2 दिन पहले तो वहां पर शांतिपूर्वक ये सारी चीजें हो गई थी, मामला जांच की तरफ बढ़ गया था, जांच हो रही थी। ये अचानक जो पूरा महिला आयोग के ऊपर मामला आया, वो ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी बना करके किया गया। बिल्कुल शेखर जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि जो ब्लड बैंक वाला मामला है
वो इस तरह एक तरह से इसको डॉक्टर रमीज मलिक के मामले को हल्का करने के लिए कोशिश की गई केजीएमयू प्रशासन की तरफ से। हालांकि उसकी एक अपनी अलग कहानी है, पूरी थ्योरी है। एफआईआर अभी इस मामले में दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी है और कल केजीएमयू के वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने इसकी जांच के लिए एसटीएफ से मांग की थी कि एसटीएफ से जांच कराई जाए। और साथ ही साथ जिस दिन हंगामा हुआ था केजीएमयू में, जिस दिन अपर्णा यादव गई थी, उसी दिन तहरीर दी गई थी, माफ कीजिए उसके अगले दिन तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। तो केजीएमयू प्रशासन की मांग भी यही है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। आज तक का समय था, उन्होंने आंदोलन की बात कही थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आंदोलन करेंगे, लेकिन ये कहा गया मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कल शाम को ही सोनिया नित्यानंद ने कहा कि हम अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित करते हैं क्योंकि एफआईआर का आश्वासन मिल गया है और आज के लिए यानी आज के दिन एफआईआर हो जानी चाहिए। हालांकि अभी तक चौक कोतवाली में जो तहरीर दी गई है, अभी तक इसमें एफआईआर नहीं हुई है। हो सकता है कि देर रात तक एफआईआर हो जाए तो कुछ नई चीजें सामने आए, लेकिन अभी तक स्टेटस को है जो कल तक स्थिति थी, कल रात तक वो स्थिति अभी बनी हुई है। और सोनिया नित्यानंद और केजीएमयू प्रशासन ने यह भी कहा था कि अगर आज एफआईआर नहीं होती है तो परसों यानी कल से वो आंदोलन अपना फिर से शुरू करेंगे, जिसका उन्होंने ऐलान किया था। तो अब एफआईआर होने के ऊपर डिपेंड है। हालांकि एफआईआर और ब्लड बैंक दोनों ही मुद्दे अलग अलग हैं। अभी जो एफआईआर का मुद्दा है वो सिर्फ वही है कि केजीएमयू के वीसी के ऑफिस में अपर्णा यादव आई, वहां पर धक्का मुक्की हुई, उनके समर्थकों ने धक्का मुक्की की जैसा कि उनका आरोप है, और दरवाजे की साकल तोड़ दी, जबरन भीतर घुस गए, वहां उनका मोबाइल भी गायब हो गया, सरकारी मोबाइल। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं, कुछ तोड़फोड़ के भी आरोप लगाए हैं। तो इसकी एफआईआर, जो ब्लड बैंक वाला मामला है वो बिल्कुल इस मामले से अलग है। उसको किस लिए लाया गया है ये अभी माना जा रहा है कि डॉक्टर रमीज मलिक में, जिसमें केजीएमयू प्रशासन को शीशा लेदर झेलनी पड़ी है, फजियत झेलनी पड़ी है, उसको कवर अप करने की कोशिश एक ब्लड बैंक के माध्यम से की जा रही है। लेकिन वो इशू नहीं है, वो एक करप्शन का इशू अलग है, धर्म परिवर्तन। ठीक है विवेक जी, मतलब दोनों मामले अलग अलग हैं और हमें दो नजरियों से दोनों मामले को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विवेक जी आपका। अब हम रुक करेंगे अभिजात जी आपकी तरफ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया, आप भी वहां तक पहुंचे, इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सवाल कई सारे उठते नजर आते हैं। पहले तो ये भी होता है कि बीजेपी शासित राज्य की अगर हम बात करें, वहां अगर इस तरीके का मामला निकलकर सामने आता है तो कई सारे सवाल, और ऊपर से इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अगर ये मामला निकलकर सामने आएगा तो प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। आपने कितने तह तक इस मामले को देखा, और जिस तरीके से अभी जांच देखी जा रही है, क्या लगता है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आगे? क्या ये मामला उतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है अब? देखिए, जहां आप बात कर रहे हैं कि भाजपा शासित राज्य के अंदर की ये घटना है, तो यदि भाजपा की सत्ता यहां पर नहीं होती तो ये सारे मामले खुल के उजागर भी नहीं होते। ये उजागर भी इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस मामले को जिस प्रकार से केजीएमयू के प्रशासनिक लोगों ने दबाने का प्रयास किया, बहुत दिनों तक का उन सारी चीजों को छुपाने का, उस चीज को दबाने का प्रयास कर रहे थे। आप ये सोचिए, उस दिन हम लोग जैसे ही पहुंचे हैं उसके 2 घंटे के अंदर वो डॉक्टर गिरफ्तार हो जाता है। लखनऊ के अंदर ही उसको छुपा के रखा गया है और कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जहां तक का कि ये यहाँ के ये लोग मिले हुए हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि उसको बचाने में जो वीसी साहिबा हैं, इनके ओएसडी हैं अब्बास, वो इनको काफी दिनों से लगातार बचा रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि अब्बास जैसे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इंटर पास हैं, उनको वीसी का ओएसडी कैसे बनाया गया है, और वो पूरा का पूरा केजीएमयू वो चला रहे हैं बैठाल करके जी। वहां पर ठेका किसको देना है, वहां पर दुकानें किसकी आवंटित होनी है, क्या क्या चीजें सब उनके माध्यम से होता है। उनके खुले रेट हैं कि उनको 5% दीजिए और इस तरीके से अपना जो भी मन में आए करिए। इसके साथ साथ में मुझे जो जानकारी है, इसकी आड़ में वो एक बड़ा जो ये लव जिहाद मामला जो है ये चलाते हैं, और उनकी जांच होगी। मुझे लगता है कि ये खुल करके सामने आ जाएगा कि इसके मूल में यदि जाएंगे तो ये निकल करके आएगा कि ये अब्बास जैसा जो व्यक्ति है जिसको इन्होंने रखा हुआ है, यही कहीं ना कहीं इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है अभिजात जी, हम रुक कर लेते हैं जावेद जी का भी। जावेद जी, जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं
एक ही समुदाय के लोग लगातार इस मामले में सामने आते हैं। अब तो अगर हम दिल्ली ब्लास्ट को अगर इतर छोड़ भी दें और अगर हम लखनऊ की ही बात को ध्यान में रखें तो पहले धर्म परिवर्तन का जिक्र आता है, यौन शोषण का जिक्र आता है और तमाम चीजें जो कि बोलने में भी इस वक्त लोग हिचकिचाएंगे, वो सारी चीजें निकलकर सामने आती है। क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस गुफ्तगू में मुझे शामिल किया। देखिए ये मामला जो है गंभीर है और ये वुमेन जो राइट कमीशन है, भारत सरकार की महिला आयोग जो विंग है, वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है। धर्म का परिवर्तन, घरेलू हिंसा, और ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। पूरे मुल्क में एक आंकड़ा पेश होता है 2024 में, जो आंकड़े आए हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 64,000 हुए हैं अभी तक, 2022 से लेके अभी तक। उत्तर प्रदेश में धर्म कन्वर्जन या महिलाओं पे क्रूरल्टी एक बहुत आम सी बात है, लेकिन एक अच्छी बात है कि पुलिस के सख्ती से 20% की गिरावट आई है। हम इसको एक लॉ एंड ऑर्डर से दिखते हैं मामले को। मनुष्य किसी भी जात धर्म से हो, उसकी विषन्नता, उसकी घृणित कार्य जो है वो कानून में उसके अपराध की श्रेणी में आता है और उसके तहत सरकार उसको कठोर कार्रवाई करती है। रही बात केजीएमसी का जो मामला है, उसके जांच अभी जारी है। कल मुख्यमंत्री को अपडेट किया गया है और उसमें जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि आज आपने अपने रिपोर्टर से सुन भी रही थी कि उसमें कार्रवाई में तेजी है और जो उसके जांच के एंगल है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और डॉक्टर रमीज मलिक पे कार्रवाई केजीएमसी ने उनकी एमडी की जो कंटिन्यूटी थी उसको निरस्त कर दिया है। तो हमें धार्मिक एंगल से को देखना है तो उसके लिए रिलीजियस कानून कन्वर्जन का बना हुआ है जो सख्त है, 10 साल की सजा है, कठोर कार्रवाई है। मतलब तो एक तरीके से देखें तो धर्म में भी इस मामले को लेकर सजा है आपके? जी इस तरीके की सजा की आपने जिक्र किया तो हम उस ओर भी इसे ले जा सकते हैं कि वहां पर भी सजा मिलेगी इस बात को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जो हम एक संविधान के मानने वाले मुल्क में रहते हैं और जो पढ़ा लिखा इंसान है या कम पढ़ा लिखा इंसान है, वो मेरठ की घटना हो या केजीएमसी की घटना हो, मैं आऊंगी आपके पास। शेखर जी का भी रुख कर लेते हैं। जी मैं आऊंगी। शेखर जी देखिए जिस तरीके से सरकार अपना एक कठोर कार्रवाई कर रही है। मैं आऊंगी आपका। शेखर जी जिस तरीके से हमने दिल्ली ब्लास्ट का भी मामला देखा, फिर उसके बाद अब हम केजीएमयू का भी मामला देख रहे हैं, लेकिन केजीएमयू में डॉक्टर रमीज का जो कनेक्शन है वो दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, सबसे कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है। क्या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अगर हम बात करें, अब इसमें एक विशेष समुदाय का जिक्र होता नजर आया, एसटीएफ की जांच लगातार निकलती दिखाई दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये जिस तरीके से आज जो हम लोगों ने चर्चा रखी है, इसमें लखनऊ में केजीएमयू में जिस तरीके से मामला उजागर हुआ है और जिस तरीके से पूरा आज एसटीएफ के पास जांच है और बाकी चीज़ें हैं, हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो गजवाए हिंद का ख्वाब देखता है और पढ़े लिखे नौजवान हैं। कोई आईटी का इंजीनियर है, कोई कॉरपोरेट में नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है और उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति है कि एक डॉक्टर जा करके और बम बांध करके दिल्ली के लाल किले पे फट जा रहा है। मतलब डॉक्टर फटा जा रहा है, बम बांध के फटा जा रहा है और ये भी बता रहा है कि को फटना जरूरी है। तो ये समझ में आता है कि पूरी एक ब्रीड जो है इस तरीके से मेलाफाइड हो चुकी है। उसके इंटेंशंस कतई हिंदुस्तान के आम आवाम के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग खतरनाक हैं। सरकार, फिर कानून, पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस, ये सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन जरूरी यह है कि जहां से इनकी तरबियत होती है, जहां इन्हें पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, सबसे पहली निगरानी वहां से बनती है। क्योंकि जब वर्तमान सरकार को ही देख ले कि अगर इस तरीके का कोई मामला आता है, सरकार कार्रवाई करती है, घर परिवार के खिलाफ पहुंचती है, तो कहते हैं बाकी सब तो बेगुनाह है। फिर दूसरा मसला यह आता है कि दिमागी रूप से कमजोर है। तो पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम जैसा लगता है ये सब देखने पर कि काम कर रहा है। खास तौर से भारत में जिस तरीके से सनातन पर लगातार हमला बोला जा रहा है या जिस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक आती जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी देखा है, वीर अब्दुल हमीद जी को भी देखा है, लेकिन ये सब लोग कभी भी ऐसे नहीं हैं जो लोगों के, मुस्लिम तबके के ही आइडियल बने। वो आइडियल बनते हैं तो भी हिंदू ही उसको आगे लेकर के चल रहा है। तो इस तरीके की चीज। इसके बाद आप आ जाइए लखनऊ शहर पर, राजधानी है उत्तर प्रदेश की।
यहां पर आज से नहीं, आईटी के पास एटीएम से लूट होती है, कनेक्शन जुड़ता है। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पूना में ब्लास्ट हुआ, उस एटीएम से लूटे हुए पैसे तमिलनाडु पहुंचते हैं और तमिलनाडु से वो सर्कुलेट होते हैं और ये सारा उसमें पैसा इस्तेमाल हुआ, इस तरीके के क्लूज मिलते हैं। सैफुल्ला का एनकाउंटर यहीं होता है, लखनऊ में बीच आबादी के बीच उसका एनकाउंटर होता है। आप समझिए कि कितनी सेफली वो उस तरीके से वहां पर रह रहा था। पीएफआई के कुछ टेरर मॉड्यूल पकड़े जाते हैं। हमारे साथ में है अभिजात, इनकी ही लीड थी जिस पर कार्रवाई होती है, एनएसजी कार्रवाई करती है और एनएसए कार्रवाई करता है। उसके बाद यहीं लखनऊ से वो गिरफ्तारियां होती हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। एक पत्रकार होने के नाते हम लोग इस चीजों को जरूर देखते हैं, बताते हैं, लेकिन ये बात उस तबके के लिए भी जाती है जो लगातार इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभिजात जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक लखनऊ में कई आतंकी पकड़े गए, एनकाउंटर होता है, लव जिहाद यहां पर जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है और पॉलिश्ड वे में आगे बढ़ रहा है। कानपुर के आप जूही इलाके में चले जाइए, वहां पर एक के बाद एक मतलब सीरीज है पूरी। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरीके की सीरीज है। तो ये किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है या भारतीय जनता पार्टी ही है, वो जब ये समझ रही है कि ये नेक्सिस है, तो इस नेक्सिस को तोड़ने के लिए क्या हो रहा है? देखिए, किसी मेरे मित्र ने, किसी ने एक दो पंक्ति लिखी थी कि कोई ये कह रहा था कि कल या परसों से निकले हैं, लिए सपने तबाही के ये बरसों से निकले हैं। कभी दाऊद, कभी अजमल, कभी अफजल, कभी जाकिर, ये मंदिरों से नहीं, ये मदरसों से निकलते हैं। तो ये जो मदरसा ट्रेनिंग जब तक का इस देश के अंदर प्रतिबंधित नहीं की जाएगी और आम शिक्षा जैसे कि नॉर्मल सभी विद्यालयों में जो शिक्षा प्रणाली है उसको नहीं किया जाएगा, ये कट्टरपंथी जो संस्कार जो बच्चों के अंदर, मुस्लिम बच्चों के अंदर भरे जाते हैं, ये आप आप लोग तमाम इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं, आप पूछते हैं लोगों से, तमाम पत्रकारों के मैंने टीवी न्यूज देखी है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के बीच में जाते हैं, पूछते हैं कि देश बड़ा या संविधान बड़ा या सरिया बड़ी, तो बोलेंगे सरिया बड़ा, है ना। तो इस प्रकार की जो मानसिक स्थिति जो बच्चों की जन्म लेने के बाद से बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सिस्टम को खत्म करने की ओर बढ़ जाती है। एक समय था लोगों को बोला जाता था कि कुछ भटके हुए बच्चे हैं, भटक जाते हैं, इनको गलत दिशा दे दी जाती है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि जो ये मदरसा ट्रेनिंग तो लगभग सभी मुस्लिम परिवारों में अनिवार्य रूप से होती ही है। और उसके बाद जो है, ये चाहे जितनी बड़ी डिग्री ले लें, अगर एक पायलट बनते हैं तो अमेरिका में जाकर के किसी बिल्डिंग में घुसा देते हैं जाकर के, और लाखों लोग, मतलब हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो भी थे उसमें, उन सबकी मृत्यु हो जाती है। अभी ये जो डॉक्टर पकड़े गए जो रसायन ऐसा बना रहे थे कि मंदिरों में जाके प्रसाद में घोल देंगे, तो ये अपनी ऊर्जा उसमें लगाते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे पता चला इंजीनियर बन गए, तो एक बढ़िया बम ऐसे बनाएंगे कि जो है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं ये जो मदरसा से जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये इसी से पोषित होती है। और जो ये लव जिहाद का मामला अब आने लग गया है, ये पहले तो हम लोग जब उठाया करते थे, जब हम लोग की सरकार भी नहीं हुआ करती थी, तो लोग हम लोगों को जो है इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये सब फालतू की बातें हैं, कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं, कोई जिहाद थोड़ी ना है। अब ये धीरे धीरे चीजें सामने आने लग गई हैं मीडिया के माध्यम से। पहले तो मीडिया में ये सब चीजें दिखाई ही नहीं जाती थी, अब मीडिया में ये सारी चीजें सामने आने लगी हैं। लोगों को समझ में आने लग गया है कि नहीं, ये जो लव जिहाद है ये वास्तव में लव जिहाद है। ये जिस प्रकार से पूरा भूगोल बदलने का, आप पश्चिम बंगाल के अंदर आप चले जाइए, वहां के अंदर जो आप देखेंगे, कश्मीर के अंदर चले जाइए, ये आखिर क्यों हो रहा? कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तो वहां से ये क्यों नारे मस्जिदों से लगाए गए कि हिंदू यहाँ से भाग जाएं और अपनी महिलाओं को यहाँ पर छोड़ करके चले जाएं। तो ये जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति उनका शोषण करने की प्रवृत्ति इनको बचपन से ही दी जा रही है। इनके तमाम इनके मुल्ला और मौलवियों के वीडियो जब आप देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से हूरों का वर्णन करते हैं, ये कितने, मतलब किस प्रकार की प्रवृत्ति, किस प्रकार के धर्म को आप आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, अब इसका जवाब ले लेते हैं जावेद जी से। आता हूं आपके पास। जावेद जी,
जो परवरिश है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो कट्टरपंथ है पूरा, उसको इस तरीके से शामिल किया जा रहा है कि वो कानून से ऊपर निकल जाता है पूरा मामला एक समय के बाद। आखिर रमीज जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक शादी उसने जो आगरा में की वो भी उस बैच की टॉपर थी, उसके बाद वो यहां पर भी वही काम कर रहा है, और एक नहीं 3-3 4-4 मतलब उसके मोबाइल से 15 निकले। तो ऐसा तो है नहीं कि ये केवल दिल की हुक उठी और प्यार हो गया, ये तो इंटेंशन के साथ समझ में आ रहा है कि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में ये पूरे कारनामे हो रहे हैं। शेखर जी, मैं बहुत गौर से आप लोग की बात को सुन रहा था और मैं बड़ी गहरी नजर रखता हूं इस पे, और मैं एक रिफॉर्मर हूं। आपकी बात, दोनों जो पैनलिस्ट हैं, दो बात मन में आई है। जैसे आपने कहा कि स्टेज में APJ कलाम जैसे, वीर अब्दुल हमीद जैसे और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे भी लोगों मैं समझता हूं कि ये मुल्क हम सबका है, और हर समाज में, हर धर्म में कुरीतियां अच्छे खराब होते हैं। जब इस देश को जरूरत पड़ी है तो कलाम जैसे लोग आए हैं, और आप इस बात की यकीन दिलाता हूं कि चिंता न करिए, बहुत कलाम हैं इस दुनिया में और इस देश में भी हैं। दूसरी बात जो सवाल है आपकी परवरिश की, तो मदरसा है। मैं जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, आदरणीय जो हमारे सहयोगी हैं अभिजात जी, मदरसा एक स्कूल है, और हमारी संस्कृति है देश की कि जो हमारी शिशु मंदिर है या मदरसा है, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर APJ कलाम, ये तमाम लोग मदरसे से पढ़े। यहाँ आपको सुन के हरबिंद खुराना जो नोबेल प्राइजर हैं, तो मदरसे आजादी से पहले उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड थी। हाँ, हम तालीम की गिरावट पे हमें चिंता है, हमें सब मिलके इनके तालीम तरबियत पे हम करेंगे, लेकिन जब पॉलिटिकल बात जब करते हैं आप, तो आप कहीं बायस होते हैं। इस सरकार को आए हुए केंद्र में 12 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गया। हम ये कहते थे कि मदरसों का मैं जीर्णोद्धार करूंगा, मैं इनको स्टेट ऑफ आर्ट से लैस करूंगा, लेकिन ये सिर्फ जांची होती है। अफसोस की बात है कि हमने अभी किसी तरह की पहल नहीं की है। हम ये मानते हैं आपकी कि लोग डॉक्टर रमीज जैसे हैं, उसके लिए कानून सख्त है। और आपका जो तीसरा और आखिरी बात है कि क्या परवरिश हुरों के लिए या क्या परवरिश ऐसे समाज के लिए होता है, ये कतई नहीं होता है। लेकिन आप किसी एक कम्युनिटी को, जहां पे हमारे हिंदू भाई 80% की आबादी में हैं और वो हर तरह से सुरक्षित हैं, ये अफसोस की बात है कि 78 साल के बाद जब से सरकार आपकी आई है, हिंदू खतरे में है। जहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे तमाम मुख्यमंत्री देश के, एक श्रीनगर को छोड़ के तमाम हमारे भाई, हम खतरे में कैसे आ गए। हम इस बात से बड़ी चिंता है कि जब हमारे सारी शक्तियां आपके निहित हैं, देश की सर्वसम्मान शक्तियां जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम उनपे विश्व गुरु होने का हम ख्वाब देखते हैं। 2047 में हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम आज GDP के चौथे पैदान पर हैं। हमें कहाँ खतरा है? अगर हम ये खतरा एक साइकोलॉजी हम समझते हैं, ये फोबिया है, एक मुसलमान 80% पर कैसे खतरा हो सकता है? जरूर हमारे पास रिव्यू और रिट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं एक हेल्दी समाज का अवधारणा व्यक्त करता हूं, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि हमें हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए। कोई बीमारी है, कोई खराबी है, आपने यहाँ से लेके अमेरिका तक ताना बाना रख दिया। क्या इस मुल्क में मुसलमान, दलित, बैकवर्ड, गरीब नहीं है? क्या उसकी शिक्षा, उसकी स्वास्थ्य और उसकी न्याय प्रणाली बेहतर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम पहले नागरिक हैं, फिर देश को संविधान से जुड़ी हुई संस्थाओं से जुड़े हुए हम नागरिक के अनुपालन करने वाले एक बेहतर नागरिक हैं। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार को वो काम करना चाहिए जो कमिटमेंट करना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। ठीक है जावेद जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं। अभिजात जी, जो बातें अभी जावेद जी ने उठाई हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सरकार सबका साथ और सबका विकास कर रही है। सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं किया है कि मकान देने की बात हो तो सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा, मुस्लिमों को या ईसाइयों को नहीं दिया जाएगा। ये आप आंकड़े उठा करके देख सकते हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, बगैर किसी पक्षपात के सभी धर्मों के लिए इस देश ने पूरी तरीके से आगे बढ़ करके किया है। जैसे कि जहां तक की जो बात होती है कि तमाम ऐसे
हमारे महापुरुष हुए हैं, अब्दुल कलाम जी जैसे, अब्दुल हमीद जैसे, अशफाकुल्लाह खां जैसे, लेकिन ये मुस्लिम समाज के आदर्श क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आदर्श ही क्यों बने रह जाते हैं? जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसके जुलूस में लाखों की भीड़ पहुंचती है। अब्दुल कलाम जी के जब अंत्येष्टि हो रही थी तब कितने लाख लोग पहुंचे मुस्लिम समाज से? कोई नहीं। तो ये दुर्भाग्य है कि मंच पर आकर के, डिबेट पे आकर के उनका नाम लेकर के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में उनका नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन उन्होंने समाज को नहीं, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, तो ये भाव देश के हर मुसलमान बच्चे के अंदर क्यों नहीं डाला जाता है कि उसके लिए देश प्रथम होना चाहिए? शरिया प्रथम नहीं है, इस्लाम प्रथम नहीं है। जैसे हमारा मानना है कि देश प्रथम है, फिर हमारा धर्म वर्म, या जो कि सबसे अंत में मैं खुद अपने आप को मानता हूं कि सबसे अंत में मैं अपने लिए अपना जो भी अधिकार है वो मानता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारा देश होना चाहिए। देश है तो सब कुछ है। आज हम इस्लाम की बात करें कि जो है हम इस्लामिक बात पर अगर हम देश को चला रहे हैं, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है या बांग्लादेश से युद्ध हो रहा है, तो वहां से जो बम गिरेगा देश के अंदर कहीं पर, तो क्या वो नाम पता पूछ करके गिरेगा कि कौन सा घर मुसलमान का, वहां पर हम नहीं गिरेंगे, या जो हिंदू का घर उस पर गिरेंगे? देश के अंदर बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, बॉर्डर पे जाकर के सुरक्षा करते हैं। तो लेकिन इनकी जो संख्या है वो 0.1% से भी कम की मानी जानी चाहिए। कि ये हम अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि उनके लिए देश प्रथम हो? वो धर्म की बात कह करके और जो एजेंडा चलाते हैं, तमाम ऐसे बहरूपियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को भी खराब कर लेते हैं। जो लोग ये आकर के षड्यंत्र करते हैं, जिन्होंने कश्मीर के अंदर इतने लंबे समय तक आग जलाई आतंकवाद के रूप में, आप सोचिए नुकसान किसका हो रहा था। आज कश्मीर का जो मुस्लिम समाज है कितने लंबे समय से उस चीज को, संघर्ष को झेल रहा है। उनको कन्वर्ट किया गया, फिर उन्हीं के भाइयों को मराया जा रहा है, उन्हीं की हत्याएं कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अभिलाष जी आते हैं आपके पास, एक हम सवाल जावेद जी से ले लेते हैं। जावेद जी आपसे आता हूं जावेद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी आपने जो मुसलमानों के पिछड़े होने की बात कही, सच्चर कमेटी और बात तमाम कमेटियां बनी, बाकी बहुत सारी चीजें हुई, अभी जो स्थिति प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो चीजें हमारे सामने खुल करके आ रही हैं वो पढ़ा लिखा तबका है। आप देखिए मुंबई के एक आईटी कंपनी से 3 लड़के पकड़े जाते हैं। डॉक्टर रमीज कहां का, मतलब आप समझिए वो कहां से गरीब था, वो ठीक ठाक परिवार से ताल्लुक रखता था, डॉक्टर था, पीजी कर रहा था और मतलब ठीक ठाक उसके पास अपना करियर बनाने के लिए मौका था, लेकिन उस करियर के आड़ में वो जो काम कर रहा था उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो जो दिल्ली में फटा आपका डॉक्टर, वो क्या था, उसके पास कौन सी कमी थी? और छोड़ दीजिए आप, टीना डाबी आईएएस है, टीना डाबी अपने दौर की टॉपर रही है, उसको जम्मू कश्मीर से जो आईएएस बना उसने फांसा और 2 साल के बाद तलाक दे दिया। टीना डाबी अब मतलब वो अपना जीवन कर रही है जैसे कर रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपका एक आईएएस भी वही काम कर रहा है जो पंचर बनाने वाला कर रहा है। तो ये ऊपर से नीचे तक अगर सिस्टम चल रहा है तो सवाल तो उठेगा। जी, बहुत आपने तार्किक बात कही। इसमें एक बात आप कहीं मिसिंग आपकी लाइन है। जब इसको आप ओवरऑल देखते हैं इस फैक्टर को, तो पहले वो इंसान है और उसकी फितरत है और इसकी तालीम तरबियत उसके सराउंडिंग से होती है। हमने अभी बंगलौर में हाल ही में देखा है, वो जो है रायबरेली के 2 लोग थे, नौकरी कर रहे थे और वो शिपिंग यार्ड से मैसेज पाकिस्तान को दे रहे थे, डॉक्यूमेंट दे रहे थे। अभी हम जयपुर से कुछ बच्चे लड़के पकड़े गए। तो ये जो खुफिया का जो ब्रीच है, जो ये खतरनाक काम करते हैं, ये होता रहा है और इसके लिए हमारी खुफिया तंत्र, हमारी मशीनरी बहुत ही स्मार्ट और सतर्क है, ये काम करती है। जो दूसरा सवाल है आपका टीना डाबी और जो अफजार की जो बात थी, जो सेकेंड रैंक का जो ऑफिसर थे, ये अपने मन से शादी किया था और फिर दोनों का तलाक हो गया। 370 के आने के बाद कश्मीर की क्या हालात बदली है? क्या सरकार के जो कमिटमेंट थे वहां पे लोगों के राइट्स, उनके तालीम, उनके चीजों की बात बनी है? देखिए ये सब पॉलिटिकल बात है। नहीं तो उसके लिए अपनी बीवी को छोड़ देगा, उसके लिए तलाक करके अलग बोलेगा। टीना डाबी, देखिए टीना डाबी से ये सवाल पूछना चाहिए शेखर जी। नहीं, टीना डाबी अभी रमेश पकड़ा गया है। अरे कमाल है साहब, इसमें ऐसा मैं सवाल तो वहां से उठ रहा है। एक जो लड़का बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है वो भी इस काम में लगा है,
और आपकी बिरादरी का जो आईएएस है वो भी इस बिरादरी में लगा। हम कब कह रहे हैं कि जयचंद हमारे यहां नहीं हुए, लेकिन सवाल इस बात का है, जयचंद की अभी बात नहीं हो रही है, अभी हाँ। जयचंद की बात नहीं हो रही। आप अभी जहां फोकस है उसी पे बात हो रही है शेखर भाई। हाँ। आप शेखर भाई, आपका जो सवाल है, आप कहीं से उसको अगर क्लोनिंग कर रहे हैं, आप उसको आप कहीं से आप उसका नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उस पर आपको ये भी समझना होगा कि पहले वो इंसान है। अगर वो फितरत है, मान लीजिए जावेद के साथ कोई घटना हुई, शेखर जी के साथ कोई घटना हुई, तो पहले तो इंसान है ना ये मुल्क। ये तो क्या करेगा, पहले बीवी छोड़ देगा, उसके बाद दूसरी और तीसरी शादी करेगा। शेखर से भी बनता है, जावेद अहमद से भी बनता है। तो अगर कोई सामाजिक बुराइयां हैं, कोई ऐसी चीज हो रही है, तो हमारा कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। और रही बात एक बात, मुस्लिम कम्युनिटी क्या कर रही है? नहीं, इसमें मेरा सवाल सीधा सा है। रमीज पकड़ा गया, अब्बास का नाम लिया अभी अभिजात जी ने, उसको जिस तरीके से ग्रिल किया। देखिए, हम लोग भी चीजें लिफाफा देख के मजमून समझ में आता है साहब, ऐसा नहीं है कि वो कहा जाए तभी समझ में आए। आप भी समझ रहे हैं कि मामला कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। मेरा बड़ा इसमें स्पष्ट, मैं ये चीज समझना चाहता, हमारे दर्शक भी ये चीज समझना चाहते हैं, और आप जैसा लर्नेड आदमी जब इस डिबेट में रहता है तो उसका और खूबसूरती से बयां करता है तो और ज्यादा लोगों को समझ में आता है। क्योंकि हमारी डिबेट में आपने देखा होगा कि चीज तह से निकले और चीजें सामने आए, इसकी कोशिश रहती है। तो मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि भाई जो बिना पढ़ा लिखा है उसकी बात हम मान लें एक बार कि भाई चलिए किसी बहकावे में बहक गया, अरे जो पढ़ा लिखा है उसका क्या करें साहब? बम बांध के फट गया एक डॉक्टर, उसको कैसे हम भूल जाएं? जी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। इससे पहले भी जो बॉम्बे से जुड़ी हुई डॉक्टर पुरोहित की बात थी, सेना के लोग कई इसमें गतिविधियों में पकड़े गए, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर रामीज पर भी आप, और दिल्ली की शाहीन उसके जो बात घटना घटी लाल किले पर, और वो जुड़ा हुआ एक तो वहां के अल्फलाक मेडिकल कॉलेज से था, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं बहुत बारीकी से उस पर गौर कर रही हैं, देख रही हैं। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि मुल्क में अगर कोई बात घटना घट रही है, आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी अभिजात जी का मैं जवाब देना था, जरूरी था कि इन्होंने कश्मीर की बात कर रहे थे। अभी आप देखेंगे 4 रोज पहले वैष्णो माता देवी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज है, वहां 50 सीट थी, और नीट के एग्जाम में लड़के 44 या 40 मुस्लिम आ गए, बकिया और भी कम्युनिटी के लोग आ गए, और वहां पे इतनी ज्यादा उसकी एहतजाज हुआ कि उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, और उस पर खुशियां मनाई जा रही। क्या हमारी देश की खूबसूरती ये थी? क्या हम वो कश्मीरी बच्चे उस संविधान के दिए हुए राइट के और हक के वहां पे नहीं है? तो जब हमारे मुल्क में सरकारों की और राजनीतिक पार्टियों का अमल ये हो जाए शेखर जी, तो आप इससे तस्वुर कर सकते हैं कि हमारी गिरावट कितनी है समाज में। इसका जवाब ले लेते हैं, ठीक है। 2 चीजें बड़ी हैं अभिजात जी, 2 चीजें बड़ी हैं, ठीक है, मैं आता हूं वरना समय खत्म हो जाएगा। 2 चीजें बड़ी हैं, एक तो धारा 370 हटने के बाद कमिटमेंट, और दूसरा वैष्णो देवी वाला मामला, और तीसरा मालेगांव को भी लाने की कोशिश की है। आप अपने हिसाब से जिसका जवाब पहले देना हो दे दीजिए। देखिए, इन सभी का एक ही जवाब है कि मुस्लिम समाज के लोग देश के संविधान का सिर्फ जहां पर लाभ लेना होता है तो संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेंगे, लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि देश बड़ा या इस्लाम बड़ा, संविधान बड़ा या सरिया बड़ी, तो वहां पर यह सरिया या इस्लाम के लिए ही खड़े होंगे। क्यों नहीं बोलते कि हमें अपने देश के संविधान पर गर्व है और हमारे लिए देश का संविधान सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। जब तक ये बातें मुखर होकर के हर मुस्लिम समाज के लोग नहीं बोलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उनकी ये बात कहीं सामने आएगी कि वो देश के प्रति वास्तव में समर्पित हैं, खाली लाभ लेने के लिए नहीं है। दूसरी चीज, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी मुस्लिमों के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो वास्तव में कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन इनकी संख्या 0.1% है। बाकी लोग इस देश के संविधान पर सिर्फ लाभ लेने के लिए अपना विश्वास जताते हैं। जहां पर उनको लाभ लेना होता है, जहां पर उनको कभी घेरना होता है, तो वो संविधान की बात करेंगे, अन्यथा संविधान या देश को वो कहीं पर भी नहीं नोटिस में लेते हैं।
आप दूसरी बात यह है, इंसानियत की बात जो कह रहे थे, अभी बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से उस बच्चे को जला करके, जो हिंदू समाज का, एक दलित समाज का हिंदू लड़का था, उसको जला करके मारा गया। कितनी देश के अंदर मुस्लिम समाज ने रैलियां करी, मोमबत्ती कैंडल मार्च किया? नहीं किया। लेकिन फिलिस्तीन में जो होता है उसके लिए रोड पे आ जाएंगे। दुनिया के किसी देश में कोई कार्टून अगर बना देता है तो हिंसा यहां पर हुई, लखनऊ में हिंसा हुई है, मैं उस हिंसा में मैं सामने फंस गया था जिस दिन ये घटना है, वो कार्टून वाला हुआ है, उसमें 2 बच्चों को गोली मार दी गई थी कैसरबाग में। तो कार्टून किसने बनाया? कहीं किसी दूसरे अन्य देश में। बच्चा कहां का मारा गया? लखनऊ में कैसरबाग में एक दलित समाज के बच्चों, व्यक्ति के बच्चों को गोली मार दी गई। क्या उसका दोष था? उस मॉब ने जाकर के जिस प्रकार से उस बच्चे को मार दिया, उसका क्या रोल था वहां पर? क्यों इस तरीके से उग्र रूप से जो है आंदोलन किए गए? यहाँ पर जब मायमान में घटना हो रही थी उसके लिए उग्र आंदोलन लखनऊ में क्यों किए गए? क्यों गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, जो दुनिया को शांति हमेशा सिखाते रहे? तो इस प्रकार के इतने उदाहरण, और वो भी कोई 10-20 या 50 लोग नहीं, लाखों की संख्या में लोग निकल करके इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि यहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर सिर्फ इल्जाम लगाने से नहीं, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी इस देश के लिए है, इस देश हमको सब कुछ दे रहा है और देश को हम क्या दे रहे हैं। तो ये गिने चुने जो 0.1% से बढ़ करके कम से कम 98-97% तक तो आइए, ये जो संख्या है राष्ट्र विरोधी लोगों की जो संख्या है वो 0.1% हो तो समझ में आती है। देशभक्तों की संख्या 0.1% क्यों दिख रही है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यदि इसका जवाब ले लेते हैं जावेद जी। बचपन से देश की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पलट के मुसलमान क्या कर रहा है, क्या दे पा रहा है? जी शेखर भाई, बड़ा दिलचस्प मामला है और हमारे मिश्रा जी जो है बहुत ही भोले हैं। इनको ये बात अगर लखनऊ के हैं तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन लखनऊ में कैंडल मार्च हुआ, नेक्स्ट डे हुआ मंडल के भी मामले में, और दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ। सरकार की ये जिम्मेदारी है, उसको पूरा हक है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन में उसने अपनी भूमिका निभाई। सरकार पूरी तरह से सक्षम है। मुसलमान में जब भी आपकी जरूरत है, इनका बड़ा दिलचस्प सवाल था जो अक्सर जवाब दिया जाता है कि पहले देश या पहले शरिया या पहले संविधान। देखिए, देश सर्वोपरि है, संविधान इतना खूबसूरत है कि उसी ने मजहब को मानने की इजाजत भी दी। आर्टिकल 25 और 26 ये कहता है कि हर मजहब के मानने वालों को, उनको अपने पालन, अपने पाठन, अपने उसको रीति रिवाज को मानने का पूरा हक है। तो ये सवाल अभिजात जी ठीक नहीं लगता है, और अगर आपसे भी सवाल यही किया जाएगा तो आपका भी जवाब मेरे समझ से यही होगा जो मैंने दिया है। नंबर 2, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम्पल से कंपेयर करके मुसलमान को आप क्या चाहते हैं? मुसलमान को आप देशभक्त भी चाहते हैं, मुसलमान को आप चाहते हैं कि सम्मानजनक नागरिक भी बने। तो क्या मुसलमान इस देश का संविधान के दिए हुए अधिकार का एक नागरिक है, एक वोटर है? उसको भी इसको सम्मान की जरूरत है, उसको भी शिक्षा की जरूरत है, उसको भी न्याय की जरूरत है। आप पिछले 12 साल से मुसलमान से आप देशभक्ति का प्रमाण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप उसके मदरसों को 3 बार एसटीएफ से जांच कराते हैं, न किसी मदरसे को रिन्यू करते हैं, न उसके पठन पाठन में कोई आप इजाफा करते हैं। तो आप ये चीज कहाँ आलू के खेत से पैदा होगा? नहीं, ये हमारी संस्थाओं के मजबूत करने से होगा। आपकी एक बात बहुत अच्छी है और मैं उसका पक्षधर हूं कि आवास की योजना हो, सड़क की योजना हो, ये सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस से मुसलमानों को बहुत, हम कहते हैं कि देश के नागरिक को फायदा पहुंचाया है। अच्छा, एक चीज चूंकि मदरसों पे बार बार बात आ रही है जावेद जी, अभी योगी सरकार ने कुछ दिन पहले मदरसों की जांच का काम शुरू किया था, तो पता यह चला कि उत्तराखंड, उसके बाद कई राज्यों में हुआ, उत्तराखंड में हजारों लड़के फर्जी पाए गए। उत्तर प्रदेश में कई मदरसों की स्थिति जो पाई गई और जिस तरीके से सरकारी अनुदान लिया जा रहा था वो किसी छिपा नहीं है। तो मतलब आप जहां हाथ रख दीजिए, जो बात कह दीजिए, उसी में 70 छेद निकल आ रहे हैं। तो शेखर भाई, ये बात जो है गवर्नेंस की है। आप देखिए, ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। आप जो बात उठा रहे हैं, आप एक जर्नलिज्म आप डिजर्व करते हैं जर्नलिज्म का। यू हैव वेरी राइट इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड। अब मैं आपको सबमिशन है मेरा कि जितनी बात हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस की बात है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योरनेस की बात है। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में मुसलमान हिंदू एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है हमारे देश में, और उसकी संरचना जो है आज 78 साल पहले की गई थी। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या मुसलमान
या दलित कमजोर होगा या कोई समाज का अंग कमजोर होगा तो क्या विश्व गुरु या विकसित बन सकता है? ठीक है, अब इसका मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, एक जवाब अभिजात जी से ले लेते हैं। अभिजात जी, जो घूम फिर करके बात आ रही है, चूंकि 12-15 साल से आपकी सरकार चल रही है, तो अब यह है कि चाहे ठोक पीट के करो, प्यार से करो, अगर मारोगे पीटोगे तो भी ये चिल्लाएंगे, प्यार को प्यार समझेंगे या नहीं समझेंगे ये भी इनके हक, मतलब अपना फैसला होगा। अब आप करोगे तो कैसे करोगे? आपकी सरकार करेगी तो कैसे करेगी? क्योंकि इनका तो मतलब एक जो चीज है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बात पे आज हमने टॉपिक रखा था, तो इनका तो फिट है मामला। वो जो एक आदमी है वो कम से कम 3 तो ऑथराइज लिए है और बाकी 12-15 मोबाइल में मिल जाए तो अलग बात है। आप बताओ क्या करने वाले हो? सठे साठे समाचरित, जो जैसा होगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। अगर ये डॉक्टर जैसा जो ये आतंकवादी घटना करने वाला या लव जिहाद करने वाला व्यक्ति होगा तो उसके साथ वैसी तरीके का व्यवहार होगा। जो देशभक्त समाज के लोग होंगे उनके साथ उनको सम्मान देना, उनको सिर आंखों पे रखना, उनके लिए किसी भी हद तक हम लोग जाने को लिए तैयार हैं। लेकिन अगर जो देश को तोड़ने का काम करेगा, खत्म करने का, उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि केजीएमयू मामले में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, सरकार एक अहम भूमिका निभाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और तह तक पहुंचकर जो आरोपी है रमीज, जिस तरीके से उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, सजा की उम्मीद बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं सरकार से। निश्चित रूप से उनको किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जाएगा और उनको जो बचाने में लगे हुए हैं वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि गाज उनके ऊपर भी गिरेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए। बता दें कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर आया। अब रमीज की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एसटीएफ की जांच में कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। उसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के साथ साथ कई ऐसे कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि लगातार जो हो रही जांच है उसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। सारी अपडेट्स, आज की खबर आपके पास लाता रहेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।